नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम ये 26वां भाग पढ़ रहे हैं और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और प्राकृतिक वनस्पति में हम एशिया महाद्वीप के जो मुख्यतः वन हैं, फॉरेस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के जो वन हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। भी एशिया महाद्वीप में कौन कौन से प्रकार के वन हैं वो पाए जाते हैं। अब एशिया महाद्वीप में हमने पहला प्रकार जो पढ़ा था यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेकेटियस फॉरेस्ट इनको कह सकते हैं हम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो विशेषतः मानसूनी प्रदेश की विशेषता है। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? मानसूनी प्रदेश में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मानसूनी प्रदेश में पाए जाते हैं। और इस प्रदेश की अगर हम वर्षा लगभग देखें तो ये दो प्रकार के हैं। एक तो 100 जो सेंटीमीटर वर्षा होती है उस क्षेत्र में, और एक उससे कम। तो एक तो ये क्या है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो प्रदेश हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और ये सामान्यतः क्या है, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन इनको हम कह सकते हैं। यानी यहाँ पर इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? चौड़ी पत्ती होती हैं। तो इनको हम कह सकते हैं चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। यानी इन वनों में वृक्षों की पत्तियां हैं वो कैसी पाई जाती हैं? चौड़ी पाई जाती हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या है, मानसूनी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इनको क्या कहा जा सकता है? मानसूनी वन भी इनको कहा जा सकता है। यानी उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उनको मानसूनी वन कहा जा सकता है। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी इनको कहा जाता है। अब ये जो वन है इनका विस्तार मुख्यतः क्या है, हमने देखा सामान्यतः ये पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में और मानसूनी प्रदेश में। अब इनका विस्तार अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये 10 डिग्री से 30 डिग्री जो अक्षांश है उनके मध्य में इनका विस्तार पाया जाता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, यानी 10 डिग्री से 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उस क्षेत्र के मध्य इनका क्या है, विस्तार पाया जाता है। और ये क्या है, महाद्वीप का जो लगभग दक्षिणी और पूर्वी भाग जो है, यानी पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग, दक्षिण का भाग और पूर्व का जो भाग है उसमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। महाद्वीप के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में इनका विस्तार देखने को मिलता है। अब अगर हम देशों के हिसाब से या क्षेत्र विशेष के हिसाब से हम इनकी बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन या जो चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन हैं वह मुख्यतः विशेषतः जो दक्षिणी एशिया की अगर हम बात करें तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो इनका देशों के हिसाब से देखते हैं कौन कौन से देशों में ये पाए जाते हैं। तो दक्षिणी एशिया की अगर हम बात करें, दक्षिण में बात करें तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश।
यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाए जाते हैं। अगर हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व एशिया में ये विशेषता क्या है, म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन देशों में पाए जाते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं, यानी म्यांमार में, थाईलैंड में, लाओस में, वियतनाम में, और इसके साथ में इनके नज़दीक का जो क्षेत्र लगता है वह लगता है दक्षिणी चीन का। तो इसका मतलब इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा, इसके साथ में दक्षिणी चीन में। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और जो कंबोडिया है, इसके अलावा जो दक्षिणी चीन का जो क्षेत्र है उनमें भी ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इनका विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन हैं वो विशेषतः कहाँ पर पाए जाते हैं, ये विशेषतः दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भाग है उसमें इनका विस्तार है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं उनके बारे में हम देखें भी कौन कौन से वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं उनके बारे में हम देखें तो मुख्यतः वृक्ष हैं साल, सागौन, बांस, नीम, ये जो वृक्ष हैं इसमें पाए जाते हैं। वृक्ष साल, सागौन, बांस, तो ये मुख्य वृक्ष हैं। और एक विशेषता है कि इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं, यानी ये जो वृक्ष हैं साल, सागौन है, बांस है, आम, जामुन, नीम, इसके अतिरिक्त इनमें बरगद है, पीपल है, गुल्लर है, महोगनी है, बरगद, पीपल, गुल्लर, महोगनी, ये जो वृक्ष हैं ये इनमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देवदार, नारियल के वृक्ष भी इस जलवायु में कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। देवदार और नारियल, जैसे भारत का तटीय भाग है उसमें आपको नारियल के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। देवदार और नारियल। तो साल, सागौन, बांस, आम, जामुन, नीम, बरगद, पीपल, गुल्लर, महोगनी और देवदार था नारियल के जो वृक्ष हैं वो इस उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इनमें पाए जाते हैं। अब ये जो वन है ये आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण। आर्थिक दृष्टि से ये क्या होते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें जो लकड़ियां पाई जाती हैं वह विशेषतः जो फर्नीचर का जो काम होता है उसमें विशेष रूप से ये उपयोगी होते हैं। बहुत ही कीमती लकड़ी होती हैं और जल्दी से खराब नहीं होने वाली अच्छी लकड़ियाँ होती हैं। अब इन वनों को, मानसूनी वनों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वृक्ष में अपनी पत्तियों को एक साथ पूर्णतः क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो पेड़ आप ध्यान रखें, साल, सागौन, बांस, आम, जामुन, नीम, बरगद, पीपल, गुल्लर, महोगनी, देवदार, नारियल, ये वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। और ये वृक्ष पर्णपाती क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वर्ष में
एक बार ये अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, पत्तियां पूर्णतः गिरा देते हैं। और ये पत्तियां गिराते कब हैं, शीत ऋतु के अंत में, यानी मार्च अप्रैल का जो महीना है उसमें ये अपनी पत्तियों को गिराते हैं, शीत ऋतु के अंत में। मार्च के महीने में माने आप ये अपनी पत्तियां क्या है, पूर्णतः गिरा देते हैं। शीत ऋतु का जब अंत होता है मार्च माह में, तब ये अपनी पत्तियों को पूर्णतः गिरा देते हैं और इस पर फिर पूर्णतः नई पत्तियां आती हैं। और वो पत्तियां कब आती हैं, वसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में इन पर पुनः नई पत्तियां हैं वो आ जाती हैं। तो ये अपनी पत्तियों को पूर्णतः वर्ष में एक बार शीत ऋतु के अंत में गिरा देते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन इनको इसीलिए कहा जाता है, अपनी पत्तियां पूर्णतः गिराने के कारण। अब मानसूनी प्रदेश में जहाँ वर्षा क्या थोड़ी कम होती है, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पर वृक्षों का प्रतिरूप है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वर्षा का प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर क्या वनों का प्रतिरूप आपको अलग देखने को मिलेगा। मानसूनी प्रदेश में जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, तो वहां पर जो वृक्ष हैं वो कैसे मिलेंगे, बबूल, खेजड़ी, खैर, ये जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हर्ड है, बहेड़ा है तथा मोटी घासें। हर्ड, बहेड़ा और मोटी घासें। तो जहाँ पर मानसूनी प्रदेश में वर्षा क्या होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पहले हमने देखा जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही थी वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते थे, और जहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है वहाँ पर खेजड़ा है, बबूल है, यानी बबूल, खेजड़ी, खैर, हर्ड, बहेड़ा, मोटी घासें वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो यहाँ थोड़ी शुष्कता को सहन करने वाले वृक्ष हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इन जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं उनका हमने देखा, आप अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले वन कौन से हैं, तो यही है, सर्वाधिक आर्थिक महत्व होता है इनका। क्योंकि इनसे जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं वो मकान बनाने में, यानी मकानों के दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह बनाने में, इसके अलावा फर्नीचर बनाने में, और इसके अलावा ईंधन के रूप में भी इन लकड़ियों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं उनका आर्थिक महत्व है वह अत्यधिक होता है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ियाँ अत्यधिक उपयोगी होती हैं। इसलिए क्या है, ये आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वन इनको कहा जा सकता है। तो ये थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेकेडियस फॉरेस्ट जिनको कह सकते हैं। इसके बाद हम अगला पार्ट जो है तीसरा वह देखते हैं। अब तीसरा पार्ट जिसमें है शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले, और ये सदापर्णी है, सदापर्णी वन, यानी ऐसे वृक्ष इनमें पाए जाते हैं जिन पर पत्तियां हैं वो वर्ष भर रहती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सदापर्णी वन कहा जाता है। तो इस प्रकार के अगर हम वनों की बात करें तो 30 से 40 डिग्री जो अक्षांश है उनके मध्य में इनका विस्तार पाया जाता है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों की अगर हम बात करें और महाद्वीप के अगर हम पश्चिम भाग में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो जलवायु देखने को मिलती है वह कैसी है,
भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसलिए इनको भूमध्य सागरीय वन भी कहा जा सकता है। यानी 30 से 40 डिग्री अक्षांशों में और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विकसित जो वन है उनका हम जिक्र करें 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अब 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य मतलब यहाँ पर कौन से अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की, क्योंकि 30 से 40 डिग्री अक्षांशों में एशिया महाद्वीप का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर ये कौन से अक्षांश हैं, उत्तरी अक्षांश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, महाद्वीप के मध्य, महाद्वीपों के या महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे, तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों की अगर हम बात करें 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाने के कारण इनको क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वन भी इनको कहा जा सकता है, भूमध्य सागरीय जलवायु के में पाए जाने के कारण। अब इन प्रदेशों में आप जानते हैं कि इस प्रदेश की विशेषता क्या है। हमने भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में पढ़ा। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कैसी रहती है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ रहती है शुष्क, और शीत ऋतु यहाँ पर कैसी रहती है, आर्द्र या शीत ऋतु में यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान यहाँ पर रहता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु का रहता है यहाँ पर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर तापीय दशाएं अगर हम शीत एवं ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देखने को अपने को मिलता है। यानी ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन औसत तापमान है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। अगर हम इस प्रदेश की यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती सदापर्णी वन जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर वर्षा का औसत कितना पाया जाता है, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा का औसत है वो 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा का औसत पाया जाता है। और वर्षा होती कब है, यहाँ पर शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है वहाँ से इनका जो वनस्पति का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क रहती है, तेज़ धूप तेज़ गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा है वो अलग एक प्रकार से हम कह सकते हैं वनस्पति प्रारूप है वो विकसित हुआ है। अब देखिए पाई कहाँ पर जाती है, ये भूमध्य सागर का जो नज़दीक का क्षेत्र है वहाँ पर क्या है भारत में, हाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में क्या है, एशिया महाद्वीप में ये वनस्पति पाई जाती है भूमध्य सागर के साथ लगने वाले क्षेत्र में। अब भूमध्य सागर के साथ हम देशों की बात करें, कौन कौन से देश भूमध्य सागर के साथ लगते हैं, तो उनमें जो देश आते हैं जिनमें हमने पढ़ा भी था भूमध्य सागरीय जलवायु में जो देश आते हैं वो कौन से, सीरिया, लेबनान, इजराइल और टर्की का क्षेत्र इसमें आता है। तो एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें, सीरिया, लेबनान और इजराइल, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये देश पाए जाते, सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये जो क्षेत्र हैं इसमें ये वन पाए जाते हैं। यानी सीरिया, लेबनान, इजराइल, इसके अलावा हम तुर्की में भी ये वन क्या है देखने को मिलते हैं, तुर्की में भी ये वन पाए जाते हैं। तो ये जो देश हैं इनमें यानी एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो सीरिया, लेबनान, इजराइल के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या है हमें शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन है वो देखने को मिलते हैं। अब भूमध्य सागरीय जलवायु में आप अनुकूल कम ऊंचाई वाले जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। यानी भूमध्य सागरीय जलवायु हम देखें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण वृक्षों की लंबाई कम होती है, कम लंबाई वाली और कैसे होते हैं सदापर्णी, जिन पे सदा पत्तियां रहती हैं, लंबाई इनकी क्या होती है कम होती है, कम लंबाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि अगर
यहाँ पर वो वृक्ष विशेषतः उगते हैं जो कि क्या है, ग्रीष्म ऋतु की जो शुष्कता हो उसको सहन कर सकें, वही वनस्पति है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम आगे देखें तो ये क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल इनमें जड़ें लंबी होती हैं, जिनमें क्या है जड़ें लंबी होंगी और क्या होंगी, गांठदार जड़ें होंगी, जिनमें नमी को संजोए रखने की क्षमता क्या हो, ज़्यादा हो। अधिक गहराई तक ये क्या है, भूमि में प्रविष्ट होती हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं या जो मरुस्थलीय वन होते हैं उनमें हम देखते हैं जड़ें लंबी होती हैं, गांठदार होती हैं, जो कि क्या अत्यधिक गहराई से भी नमी को क्या है अवशोषित करने में सक्षम हो। अब इनकी जो पत्तियां हैं वो जो छाल जो होती है वो मोटी होती है और पत्तियां भी कैसी होती हैं, छोटी एवं मोटी होती हैं। इसके अलावा गुद्देदार होती हैं, चिकनी, छोटी, मोटी एवं गुद्देदार पत्तियां इनकी पाई जाती हैं। चिकनी, छोटी और मोटी, गुद्देदार पत्तियां। तो इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं ताकि अब जो वाष्पीकरण है वो एक प्रकार छोटी नहीं होती हैं, वाष्पीकरण एक प्रकार से कैसे हो, कम हो। तो मोटी पत्तियां होती हैं, गुद्देदार चिकनी पत्तियां इसमें देखने को मिलती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं, मोटी, छाल भी इसकी कैसी होती है, मोटी। बाकी पत्तियां छोटी न होकर के कैसी होती हैं, चौड़ी पत्तियां देखने को मिलती हैं। हाँ, अब इस क्षेत्र की अगर हम वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर यानी भूमध्य सागरीय जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें कौन सा वर्ग प्रधान होता है, नींबू वर्ग। नींबू वर्ग के जो पेड़ पौधे हैं वो इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके लिए इसको क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु को खट्टे फलों की जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो नींबू, नारंगी, अंजीर, सेब, सहतूत, नींबू, नारंगी, अंगूर, सेब और मुख्य वृक्ष है एक इसका जैतून। जैतून भी यहाँ पर क्या है, अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा सहतूत है, ओक है। इसके अलावा जो अगर हम ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों की इसमें बात करें तो उसमें वालनट, सीडार, साइप्रस, चेस्टनट आदि जो पेड़ हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यानी पाइन फर, साइप्रस है, जूनिफर है, रेजवुड, यूकेलिप्टस है आदि जो पेड़ हैं वो इसमें उच्च पर्वतीय प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं, पर्वत में फर मिल जाता है। तो ये जो पेड़ हैं, इसके अलावा यूकेलिप्टस, ये पेड़ हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके अलावा नींबू वर्ग के जो पेड़ पौधे हैं जिनमें नींबू है, नारंगी, इसके अलावा अंगूर, सेब, जैतून, ये जो पेड़ हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाने वाले जो पौधे हैं, नींबू, नारंगी है, इसके अलावा अंजीर है, अंगूर है, सेब है, अंजीर, सेब है और इसमें सहतूत, जैतून, ओक। पर्वतीय भागों में हम देखें तो पाइन, फर, सीडर, इसके अलावा साइप्रस है, चेस्टनट है और जो यूकेलिप्टस है, वालनट, जूनिफर, रेजवुड आदि जो पेड़ हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो विशेषतः इस प्रदेश में अगर हम बात करें तो छोटी छोटी झाड़ियाँ भी कुछ पाई जाती हैं जिनमें मैक्विस है, चैप्रल है, नागफनी है, मैक्विस, चैप्रल और नागफनी, ये भी इसमें क्या है देखने को मिलती हैं। ये क्या है, इनमें झाड़ियाँ। पर्वतीय प्रदेश के अलग हैं, साधारण जो यानी मैदानी प्रदेश जो है उसके अलग हैं
और झाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा शुष्कता वाले क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये इस प्रदेश के मुख्य पेड़ पौधे हो गए। अब यहाँ पर क्या है विशेषता, कौन से जो पाए जाते हैं फलदार पौधे हैं उनमें क्या है रसदार फल, रसदार फलों वाले जो पौधे हैं वो उनकी अधिकता इस प्रदेश में देखने को मिलती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु है वो खट्टे फलों की जलवायु कहलाती है। इनमें नींबू, अंजीर है, नारंगी, अंगूर, सेब, जैतून जैसे जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। तो ये इसका जो विस्तार है वो है सीरिया, लेबनान, इजराइल और टर्की वाला जो क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये एशिया महाद्वीप के हमने दो प्रकार की वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। उष्ण, एक तो मानसूनी पर्णपाती वन, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वनों के बारे में हमने पढ़ा। आगे की जो वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।